वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। वैसे हमने पूरा सब्जेक्ट कवर अप किया हुआ है। हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियोज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज आप कैसे भी जाकर वीडियोज़ देख सकते हैं। वहीं पर आज का जो हमारा टारगेट है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो यहाँ पर 11 प्रश्नों का रोज सगुन आपको अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, तो उन 11 क्वेश्चंस के सगुन को हमने एक माधव श्रृंखला के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और माधव श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य है, जो आप सेक्शन 1 देखते हैं अपने एग्जाम में, उस सेक्शन ए को स्ट्रॉन्ग करना कि क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी यूनिट का आ जाए 99% हम अटैम्प्ट करके ही आएंगे, क्योंकि ये सेक्शन 14 मार्क्स का होता है और इसमें लिखना भी आपको आंसर जो होता है वो सटीक लिखना होता है। लगभग 30 से 40 वर्ड्स में आपको अपना आंसर खत्म करना होता है। इससे ज़्यादा डिटेल आप लिखोगे कोई फ़ायदा नहीं होता है, 2 नंबर ही आपको एग्जामिनर वहाँ पर देगा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस का आंसर आपको ये भी बताएगा कि कितना आपको सफिशिएंट है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखने के लिए। और आपका पूरी फिजिक्स का हर श्रृंखला के पार्ट में रिवीजन भी होता रहेगा। इससे पहले हम 4 पार्ट कर चुके हैं, यानी कि भाग 4 तक हम पहुंच गए थे। प्रत्येक भाग में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 क्वेश्चंस हम कराते हैं, तो आपके 44 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप माधव श्रृंखला की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाइए, आपको चारों वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 5 यानी कि भाग 5 हम यहाँ पर कवर करेंगे। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे कि बच्चे इन वीडियो की हेल्प से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, चलिए आगे अगर हम चले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारे इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चारों सब्जेक्ट मिल जाते हैं। इन चारों सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर अभी तक आपने इनमें से किसी टॉपिक को मिस किया है, किसी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप जाकर यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है @इंजीनियर्स गेटवे के नाम से, उस पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स के लिंक आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्री वीडियो लेक्चर्स के जो नोट्स होते हैं वो लगभग 80 से 90% वहाँ पर PDF की फॉर्म में अवेलेबल हैं। कुछ टॉपिक्स, कुछ वीडियो लेक्चर्स के नोट्स PDF में वहाँ पर मिस हैं, वो ड्यू टू सम इशू यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से हम वहाँ पर अपलोड नहीं कर पाए। फिर आगे फ्री मॉडल पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, फॉर्मूला सीट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, फ्री 1 शूट वीडियोस और गाइडेंस। जब आपके एग्जाम आते हैं, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी गाइडेंस अगर लेनी है तो वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। स्पेशल हमने इस बार क्या किया था, बच्चों की डिमांड पर इंजीनियरिंग फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स मैंने अपनी राइटिंग में बनाए हुए हैं। पाँचों की पाँचों यूनिट के नोट्स आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप उन नोट्स को पढ़ोगे तो पढ़ते समय आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि हाँ आप उसको पढ़कर इजीली समझ नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के हेल्प से मैंने बताने की वहाँ पर कोशिश की है, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं, जहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से बताया जा सकता है। ठीक है, मात्र केवल और केवल 49 रुपीज़ में आपको वो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। केवल आपको 49 रुपीज़ पे करने हैं हैंड रिटन नोट्स के लिए। अदरवाइज आप फ्री वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, उनके नोट्स लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं पे करना है। ठीक है, तो ये हमारे बारे में था थोड़ा सा इंजीनियर्स गेटवे यूट्यूब चैनल के बारे में, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो पहले से ही है कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कि हम अपने एग्ज़ाम को फोड़कर ना आए। ठीक है, जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये भाग नंबर 5। और उससे पहले पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्योंकि 44 क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट के 4 पार्ट्स में कवर अप कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट।
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके लास्ट ईयर की लगभग 7-8 या मुझे ध्यान है कि 8 से 10 की रेंज में हमने पेपर्स को लिया था और उन पेपर्स से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिलेबस क्योंकि आपका लास्ट टाइम से ही चेंज हुआ है, तो उससे पहले जो आपके सिलेबस के क्वेश्चंस थे वो उन पेपर से आपके उठाए गए हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर का पेपर हो। ठीक है, तो अब तक मैं मानता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन आपको रट गया होगा कि आपको इसका आंसर क्या लिखना है। देखिए, इस सीरीज का बेनिफिट यही होने वाला है, केवल आप इसको देखते जाइए सीरीज को वन बाय वन करके, क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट ही इतने हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जब एक ही क्वेश्चंस को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को मैंने क्या बताया था, एक तरीके से जैसे फ्लो ऑफ एयर होता है इनविजिबल फॉर्म में, तो वैसा ही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो लैंग्वेज क्या लिखते हैं आप कि डिस्प्लेसमेंट करंट को हम डिस्क्राइब करते हैं लाइक द एयर जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्क्राइब एन इनविजिबल करंट जो कि दिख नहीं रही है, लाइक फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके चेंजिंग से जो फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है वही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है। वो विजिबल नहीं होगा क्योंकि वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ की वजह से हो रहा है एनर्जी का फ्लो। ठीक है, इवन विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, इस वजह से इसको हम इनविजिबल करंट बोलते हैं। इट लाइक्स ए वेव कीपिंग पेस विद द इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेरिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट करंट 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो मैग्नेट्स के पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ वो सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, कैसे? देखिए, आप कोई भी मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, ये मैग्नेट है, इसका एक साइड N है और एक साइड S है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं, अगर हमने ये मैग्नेट बीच में से तोड़ ली तो टूटने के बाद कुछ इस तरीके से एक पार्ट ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा इसका टूटने के बाद। अगर हम इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं तो इधर आपका N था, इधर आपका S था, तो क्या यही सिचुएशन बनी रहेगी? नहीं, आप इसको कहीं से भी ब्रेक कर लीजिए, अगर इधर N है तो इधर ऑटोमेटिकली S क्रिएट हो जाएगा, इधर S है तो ऑटोमेटिकली इधर N क्रिएट हो जाएगा। और यही ये कहना चाह रहा है कि ये बताइए कि मोनोपोल्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसका रीजन आप बताइए। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं, यानी कि एक तरफ से निकली और दूसरे साइड से दूसरे पोल से एंटर कर जाती हैं, फिर एक तरफ से निकली दूसरी तरफ से एंटर कर जाती हैं, इस तरीके से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो जैसे मतलब एग्जिस्ट हो रही हैं वैसे ही दूसरी साइड से एंटर हो जाएंगी। इस वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द मैग्नेट वो क्या होता है? जीरो होता है। ये मैक्सवेल की इक्वेशन भी आपको बताती है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में एंटर कर जाते हैं, नॉर्थ पोल से निकलते हैं साउथ पोल में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से कहीं से भी आप ब्रेक कीजिए नॉर्थ और साउथ उसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो ही जाएगा। तो अब आपको उसको लिखेंगे कैसे? ये डायग्राम बना देंगे और लिखेंगे मैग्नेटिक मोनोपोल्स आइसोलेटेड नॉर्थ और साउथ पोल्स हैव नॉट बीन फाउंड बिकॉज मैग्नेटिज्म वर्क इन क्लोज लूप, यानी कि मैग्नेटिज्म जो है वो एक क्लोज लूप में काम कर रहा है। फिर ये आपका ऐसे लाइन आगे बढ़ रही है, अगर क्लोज लूप की हम बात करें तो फिर ये लाइन जो यहाँ से गई थी ये फिर ऐसे आगे बढ़ रही है, इधर की तरफ साउथ से नॉर्थ जा रही है इनसाइड और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो ये एक क्लोज लूप बन गया है बेटा, है ना। एवरी नॉर्थ पोल हैज ए कॉरेस्पॉन्डिंग साउथ पोल, हर एक नॉर्थ पोल के पास उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साउथ पोल होगा ही होगा। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर बिगन और एंड अलोन, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बिगन नहीं होंगी या फिर एंड नहीं होंगी सेपरेटली,
उनके लिए नॉर्थ और साउथ का होना जरूरी है, कंपलसरी ही है, ठीक है। फिर दिस इज डिस्क्राइब बाय द गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म, या फिर आप मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन में ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन का, सो दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एडजस्ट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये डायग्राम आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ से कूदता 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 डायग्राम यहाँ तक आ गया है। तो जो मैंने डायग्राम यहाँ पर बताया है वही ये डायग्राम आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम डिजाइन कर देंगे और ये थ्योरी लिख देंगे, और चाहें तो इसको इस तरीके से ब्रेक कर कर भी लिख सकते हैं, या ब्रेक करके आप डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि स्टेट विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड रेलाइंग-जीन्स लॉ। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आप इतनी बार देख चुके होंगे 2 मार्क्स में इस सीरीज में, क्योंकि आज 5वां ही पार्ट है, तो कम से कम 2 या 3 बार आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल गया होगा। सेपरेटली भी देखने को मिला है और कंबाइन होकर भी देखने को मिल गया है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपको याद हो गया होगा। जैसे कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि जो बॉडी है, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहा है उसका जो कर्व है, अगर उसकी हम पीक वैल्यू देखते हैं तो उसकी वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। वहीं पर रेलाइंग-जीन्स लॉ क्या कहता है, फॉर द लार्ज वेवलेंथ। रेलाइंग-जीन्स लॉ जो है वो लार्ज वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का इंटेंसिटी जो कि प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द टेम्परेचर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। तो ये आपका विंस लॉ और रेलाइंग-जीन्स लॉ हो जाता है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की अगर मैं बात करूं तो द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व पीक एट ए वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब जो रेडिएशन हो रहा है उसकी जो पीक वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर की। ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मूला भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेलाइंग-जीन्स लॉ क्या कहता है, फॉर लार्ज वेवलेंथ ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ द टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। यानी कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द टेम्परेचर के, और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ की पावर 4 के। क्लियर हुआ, दोनों लॉज आपको समझ में आ गए। इतना ही इसमें लिखना है, 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स आपको इस पे मिलना है, 1 मार्क्स आपको इस पे मिलना है। अगर आप इस पे पूरी रामायण लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, नंबर आपको 1-1 ही मिलना है, क्योंकि दोनों लॉज का सेपरेशन 1-1 मार्क्स के साथ हुआ है, ठीक है। तो ये चीज भी अभी से आपको समझकर चलनी है कि कितने किसी क्वेश्चंस के लिए कितना आपको आंसर देना है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, कौन से सेक्शन में पूछा गया है, ठीक है। और इसको अगर आप डायग्राम से दिखाना चाहें तो डायग्राम में आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये आपका फ्रीक्वेंसी का मीटर दिखाया गया है। अगर मैं कलर यहाँ पर चेंज करता हूँ, एक सेकेंड, ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ किसके साथ दिखाया गया है, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिखाया गया है ये पावर के साथ, ठीक है। ये आपका तीनों लॉ यहाँ पर दिखाए गए हैं। रेलाइंग-जीन्स लॉ आपका इस ऑरेंज कलर की डॉटेड लाइन से है, प्लैंक्स का आपका कंप्लीटली ये है, और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आपका ये ब्लू, लाइट कलर ब्लू में जो डॉटेड लाइन है, ये ग्राफ यहाँ पर शो करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन अकॉर्डिंग टू रेलाइंग-जीन्स लॉ, प्लैंक्स लॉ और विंग्स लॉ। चूंकि आपके 2 ही लॉ पूछे गए हैं, उन दोनों का स्टेटमेंट आपने लिख दिया है। तो अगर आप इसको डायग्राम भी बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, अदरवाइज आप अगर दोनों के स्टेटमेंट आप केवल लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई आर मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल जनरेटेड ओनली व्हेन इट इज इन मोशन। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पूछ रहा है कि मैटर वेव्स एसोसिएट होती हैं पार्टिकल के साथ, और वो केवल और केवल तभी होती हैं जब पार्टिकल आपका मोशन में होता है, ठीक है। मतलब अगर ये हमारा स्मॉल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, अगर ये रेस्ट में रखा हुआ है तो इसके साथ कोई भी वेव जिसको हम मैटर वेव बोल रहे हैं वो एसोसिएट नहीं है। लेकिन जैसे ही ये किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, माना ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके पास एक वेव एसोसिएट होकर अब चलने लग गई है जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं, और इसी वजह से आपका पार्टिकल
पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यही ये पूछ रहा है। तो इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला चूंकि हमें पता है लैम्डा इक्वल्स टू h/p होता है। p जो होता है वो मोमेंटम होता है, तो अगर मोमेंटम हम देखें तो m इंटू वी यानी कि वेलोसिटी होता है, और अगर ये वेलोसिटी ही जीरो हो जाए तो वेवलेंथ क्या होगी? इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स अगर वो मोशन में है तभी उसके साथ वेव एसोसिएट होकर चलेगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहां पर आंसर कैसे लिखेंगे? मैटर वेव्स आर ए वेव लाइक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ऑल पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। मैटर वेव्स जो होती हैं वो एक वेव नेचर को शो करती हैं, किसके? पार्टिकल के। यानी कि जो भी पार्टिकल हम भी अगर मूव कर रहे हैं तो क्योंकि हमारा भी कुछ मास है, हमारे पास भी कुछ वेलोसिटी है, तो हमारे साथ भी कुछ ना कुछ वेव एसोसिएट होकर चल रही है, जिसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, लेकिन वो वेवलेंथ इतनी कम होती है कि वो विजिबल नहीं हो पाती है। इनविजिबल रीजन में लाई करती है उस वेव की वेवलेंथ, जिस वजह से हम उसको नहीं देख सकते, है ना। हाउएवर देयर वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल फॉर द मैसिव ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वी ओनली नोटिस देम फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। यानी कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं, उनके लिए वो वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, इसीलिए हम इनको नोटिस जो कर पा सकते हैं ड्यू टू द या विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वो बहुत छोटे जो पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, है ना, उनके साथ हम इसको मेजर कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज देयर मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी इज सिग्निफिकेंट इनफ फॉर द वेवलेंथ टू बी डिटेक्टेबल। यानी कि उस वेवलेंथ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उनका जो मोमेंटम है वो इतना सिग्निफिकेंट है कि उसकी वेवलेंथ जो है वो डिटेक्टेबल है। सो while the wave exists even for the stationary object, its effect becomes significantly only for the moving particle with small mass। यानी कि कम मास के लिए ही ये पॉसिबल है। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इतना मास होता है। तो आप देख सकते हैं कितना कम मास है ये, क्योंकि 10⁻31 है ना। तो इतने माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स है उनके साथ जो वेव एसोसिएट होकर चल रही है उसकी वेवलेंथ डिटेक्टेबल है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप अब इससे रिलेटेड किसी भी तरीके से का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आप इसका आंसर अवश्य दे देंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसका फॉर्मूले की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास पी एम बी होता है मोमेंटम, अगर यहाँ पर वी जीरो हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से केवल और केवल जब पार्टिकल मोशन में होगा तभी वेव एसोसिएट होकर चलेगी। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, व्हाई? तो अगर आपको इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने की कंडीशंस पता होंगी तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए सोर्सेज का कोहेरेंट होना जरूरी है। और कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनसे जब लाइट निकलती है वो सेम पाथ को फॉलो करे, या फिर हम कहें कि सेम फेस को फॉलो करे, कांस्टेंट फेस के साथ आगे बढ़े। लेकिन जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। उनसे जो लाइट निकलती है वो इनकोहेरेंट होती है, वो सेम फेस या कांस्टेंट फेस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये नहीं पता चल पाता कि यहाँ पर डार्क मिलेगा, ब्राइट मिलेगा, या डार्क मिलेगा या ब्राइट मिलेगा, रैंडमली वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं वो इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, लिखेंगे कैसे आंसर? इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज लैक कोहेरेंस, उनके पास कोहेरेंस प्रॉपर्टी की कमी होती है। एक की रिक्वायरमेंट फॉर द इंटरफेरेंस, जो कि एक की है इंटरफेरेंस को पाने के लिए, इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए। कोहेरेंस मीन्स द वेव हैव ए कांस्टेंट फेस रिलेशनशिप, यानी कि पीक्स एंड द थ्रप्स लाई अप, एक साथ लाइन अप होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट सोर्सेज एमिट लाइट वेव
विद रैंडम फेसेस, वो रैंडम फेसेस के साथ लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं. सो देयर पीक्स एंड थफ डज नॉट वुड नॉट कंसिस्टेंटली ओवरलैप टू क्रिएट ए स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि एक स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं. इसी वजह से दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जो प्रोड्यूस हो रही है लाइट वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाती. वो कैसे, अगर आपके रूम में दो बल्ब लगे हुए हैं तो दीज आर द टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं. तो अगर आप उन दोनों को ऑन करते हैं तो क्या आपको रूम में कहीं पर ब्लैक और डार्क या फिर डार्क और ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते. उसका रीज़न यही है. ठीक है, चलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर एक सोर्स है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये एक सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है इधर से, और जैसे ये इससे टकराई तो ये एक स्लिट है. अब ये स्लिट से जब पास होगी लाइट तो ये तो ब्लॉक हो जाएगी इधर, ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ये इसके एज की तरफ क्या हो गई है, बेंड हो गई है, और अब आपकी लाइट कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी. ठीक है, आगे बढ़ेगी. चूंकि नेचर में आपके कोहेरेंट सोर्सेज लाई नहीं करते, उनको हमें क्रिएट करना पड़ता है. तो इस स्लिट के आगे जो लाइट निकल रही है उसके आगे फिर मैंने दो स्लिट बना दी. अब यहाँ से जो सोर्सेज बने दो वो आपके कैसे हो गए, कोहेरेंट सोर्सेज. इनकी जो लाइट है जब वो आगे जाकर टकराएगी तो उसमें कांस्टेंट या फिर सेम फेस वो फॉलो कर रही है, और आगे स्क्रीन पर आपको इस तरीके से ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट इस तरीके से देखने को मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर. आई होप यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी. बहुत अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे. ठीक है, अब अर्धशतक हम अपने क्वेश्चंस का लगा देते हैं. तो इसके लिए आप क्लैपिंग करेंगे सभी बच्चे कि आज हमने इस माधव सीरीज में क्वेश्चंस का अर्धशतक पूरा कर लिया है. ठीक है, तो बहुत शुभकामनाएं सबको, और आप लोगों के सहयोग से ही इंजीनियर्स गेटवे आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है कि बच्चे जानते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि हाँ फिजिक्स कहाँ से पढ़ना है, किस जगह से आपको फिजिक्स में बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं पढ़कर. ठीक है, तो आज हम अपनी इस सीरीज का अर्धशतक करते हुए 50वां क्वेश्चन देखते हैं. 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है डिफरेंट लैंग्वेज की फॉर्म में. स्टेट रे लाइन कलर चेंज करना पड़ेगा. State ray line criterions for the resolution and also define the resolving power. Resolving power भी पूछी है और रे लाइन रिजोल्यूशन के बारे में भी स्टेटमेंट पूछा है. तो 2 मार्क्स का है, दोनों का केवल और केवल आप स्टेटमेंट दें, बहुत इनफ रहेगा. वैसे मैं यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पर करूँगा. तो सबसे पहले रे लाइन क्राइटेरिया क्या होता है कि आपका जो दो क्लोजली लाइट्स होती हैं उनको अलग अलग, उन दो वेवलेंथ्स को अलग अलग दिखाना, और वो जो पावर है अलग अलग दिखाने की वो रिजॉल्विंग पावर कहलाती है. ठीक है, तो ये आप आई होप आपको क्लियर भी होगा. चलिए इसकी थ्योरेटिकल समझ लेते हैं किस तरीके से आप लिखेंगे. रे लाइन क्राइटेरियन को अगर आप लिखेंगे तो 2 images आर जस्ट रिजॉल्व व्हेन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ वन फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द अदर डिफ्रैक्शन पैटर्न. मतलब कहने का ये क्या है कि जब दो इमेजेस को हम रिजॉल्व कर लेते हैं तो जो एक इमेज है उसका सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो मिला है वो दूसरे वाले के फर्स्ट मिनिमा पर गिरता है, तो वो आपकी दोनों इमेजेस रिजॉल्व हो जाती हैं, यानी कि आप उनको रिजॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग देख पाते हैं. वहीं पर रिजॉल्विंग पावर की अगर बात करूं तो रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ऐसी एबिलिटी है कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है बिटवीन द 2 क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट और उनकी डिटेल्स में. मतलब जो दो क्लोजली ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें सेपरेशन कर पाता है. जैसे आपने फॉर एग्जांपल, मैं सबसे सटीक एग्जांपल अगर आपको दूं, आप रोड पे खड़े हैं और दूर से कोई गाड़ी आ रही है, तो जब आप उसको दूर है उसको देखते हैं और रात का समय हो रहा है, उसकी हेडलाइट ऑन है, तो आप देखेंगे एक ही लाइट आपको दिखाई देगी, एक ही सोर्स आपको लाइट का दिखाई देगा. जैसे 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 गाड़ी आपके पास आती चली जाएगी और आपकी आंखों की रिजॉल्विंग पावर जितनी है उतने पर आपको जब वो दो लाइट सोर्स सेपरेट दिखाई देंगे, वो आपके उस आइज की ऑप्टिकल एबिलिटी हो गई कि आप उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर पा रहे हैं. और एग्जैक्टली जब आप सेपरेट कर लेंगे तो वो आपका
पूरा रिजॉल्व आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, आप इसको, इस एग्जाम्पल को आपने अपनी डेली लाइफ में जरूर महसूस किया भी होगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं डायग्राम की हेल्प से किस तरीके से। रेलाइन क्राइटेरियंस की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि वहां पर डेफिनेशन में बताया गया है कि जब एक इमेज का प्रिंसिपल मैक्सिमा उसके दूसरी इमेज के फर्स्ट मिनिमा पर गिरता है तो दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, वो जस्ट रिजॉल्व कहलाएगी सिचुएशन, यानी कि दो इमेजेस रिजॉल्व हो चुकी हैं। यहाँ से आप देखिए एक सोर्स से इधर से लाइट आ रही है, एक सोर्स से इधर से लाइट आ रही है। आपको पहले क्या दिख रहा था, एक जगह, लेकिन जैसे ही पहले का मैक्सिमा फर्स्ट के मिनिमा पर गिरा तो यू कैन से दैट कि जस्ट रिजॉल्व द टू इमेजेस, है ना। और रिजॉल्विंग पावर के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि अनरिजॉल्व, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो सोर्स नहीं है, एक ही सोर्स है। जस्ट रिजॉल्व में आपको तुरंत थोड़ा सा पता चल गया कि हाँ ये दो सोर्सेज हैं, और जैसे ही बिल्कुल आपके पास आ जाएगी गाड़ी तो यू कैन सोल्व दैट कि एक हेडलाइट ये है, एक हेडलाइट ये है, तो ये जो लाइट या ये जो व्हीकल सामने से आ रहा था दूर से, वो एक गाड़ी थी, वो एक बस थी, वो एक ट्रक था। ठीक है, तो ये आपका फुल्ली रिजॉल्व आप तब कर पाएंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दीज टू टॉपिक्स थ्योरेटिकली एज वेल एज द ग्राफिकली। ठीक है, क्लियर। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे विद एग्जांपल, क्योंकि अर्धशतक हुआ है तो कुछ स्पेशल तरीके से आपको एक्सप्लेन भी करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि पहले तो आप अपना कलर चेंज करिए सर। तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। अगर आपने 4th यूनिट पढ़ी हुई है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 4th यूनिट में सेकंड पार्ट आप पढ़ते हैं लेजर, और लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन के बाद ही पॉसिबल हो पाता है। तो आई होप स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन आपको पता होगा। वन शूट वीडियो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स उस वीडियो पर मिला हुआ है, सबसे टॉप पर हमारी वीडियो लेज़र वाली रहती है हर बार, क्योंकि वो एक वन शूट वीडियो ऐसा है कि अगर आप उस वीडियो को देख लें तो लेज़र में कुछ भी छोड़कर नहीं आएंगे आप, चाहे सेक्शन बी हो, चाहे सेक्शन सी हो, चाहे सेक्शन ए हो, वहाँ पर हर एक छोटे से छोटे टॉपिक पर बात की गई है और उसको समझाया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो स्पॉन्टेनियस एमिशन अकर्स रैंडमली विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन जो प्रोड्यूस होता है, जिसमें फोटोन का एमिशन होता है, वो रैंडमली होता है, वहाँ पर एक्सटर्नली कोई भी इन्फ्लुएंस की नीड नहीं होती है। जबकि अगर हम स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करें तो वाइल स्टिमुलेटेड एमिशन इज इंड्यूस्ड बाय एन इनकमिंग फोटोन इंटरेक्टिंग विद एन एक्साइटेड एटम्स, और जो कि स्टिमुलेटेड एमिशन है वो इंड्यूस्ड होता है ड्यू टू द एक एक्सटर्नली इनकमिंग फोटोन की वजह से, जो उसको एक्साइट करता है, कॉजिंग इट टू एमिट ए फोटोन ऑफ द सेम एनर्जी, वो उसको फोर्स करता है एक दूसरा फोटोन और क्रिएट करने की या एमिट करने की सेम एनर्जी के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी का, सेम फेस का और सेम डायरेक्शन में एज द इंसिडेंट फोटोन, जिस डायरेक्शन में फोटोन इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, अभी आपको थ्योरेटिकली समझ नहीं आ रहा होगा, और जैसे ही मैं पिटारा खोलूंगा डायग्राम का आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये पहला स्टेप होता है हमारा जब हम लेज़र एक्शन को प्राप्त करते हैं एब्जॉर्प्शन का, मतलब हमें पहला मुख्य उद्देश्य है हमारा पंपिंग कराना। पंपिंग क्या होती है कि जो एटम हमारे ग्राउंड स्टेट में है, ये जो ग्राउंड में रखा हुआ है एटम, इसको आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराएं कि ये हायर एनर्जी पर पहुंच जाए। जब ये हायर एनर्जी पर पहुंचेगा तभी तो एनर्जी लॉस करेगा, तभी तो यहाँ से एमिट होगा ना फोटोन। जैसे आप अगर काम करते जा रहे हैं तो अगर आप नाश्ता करके जाएंगे तभी तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं, फिर आप जैसे जैसे दिन जाएगा आपको लंच करना पड़ेगा, तब आप इवनिंग तक काम कर सकते हैं। यानी कि जो एनर्जी आप लेंगे वही एनर्जी आप काम पर लगाएंगे। अगर आपके बॉडी में एनर्जी होगी ही नहीं तो फिर आप काम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ से एक फोटोन आया, उसकी एनर्जी इसने एटम ने एब्जॉर्ब की, और ये एब्जॉर्ब करके एनर्जी कहाँ पर पहुँच गया, हायर एनर्जी लेवल पर। जैसे ये हायर एनर्जी लेवल पर पहुँचा, यानी कि आप नाश्ता करके गए, सुबह से काम पर लग गए, और आपको क्या ऐसा होगा कि आप लंच ना करें या फिर
इवनिंग में डिनर ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ आपको एनर्जी के लिए लेना होगा। तो ये धीरे धीरे क्योंकि अपनी एनर्जी लॉस करता है, और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक ऐसा है कि अगर वो मतलब गेन हुई है तो वो लॉस भी होगी उसी अमाउंट में, बस आपकी जो पोजीशन है या जो सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब किया था, अब यहाँ पर उसको एमिट करेगा, जब लॉस करेगा तो नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट पर, तो ये एमिट कर देगा। और लेकिन ये जो एमिशन होगा ये रैंडमली होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो यही स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाता है। ठीक है, फोटोन रैंडम डायरेक्शन, जो फोटोन जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी है, रैंडम है। ठीक है, अब स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, एक एक्सटर्नल फोटोन इसको क्या करता है, फोर्स करता है एमिट करने के लिए फोटोन को। तो ये फोटोन को एमिट करने के लिए क्या फोर्स करता है कि ये दो फोटोन यहाँ से एमिट हो जाएं, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक फोटोन था, एक तो यही आ गया, और एक जब ये नीचे आ रहा है तो एक फोटोन ये रिलीज कर रहा है उतनी ही एनर्जी। तो दैट मीन्स ये दोनों फोटोन्स आपके सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, सेम फेस के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, सेम एनर्जी के साथ। मतलब इस फोटोन की एनर्जी अगर एच न्यू है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी एच न्यू ही रहेगी। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में देख रहे होंगे आप, आगे बढ़ रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये उल्टा देश पहाड़ों की तरफ को भाग रहा है, जो कहावत है ना। और आप देख रहे होंगे सेम फेस आपका मेंटेन किए हुए है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। आई होप आपका ये तीनों टॉपिक, एब्जॉर्प्शन यानी कि जिसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन भी बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, या फिर हम इसको पंपिंग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, या लेज़र की भाषा में अगर हम बोलें तो पंपिंग का वर्ड का आप यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अब आप इसको तीनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर सेपरेटली भी आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 पर। 52 क्या कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ द well level diagram name the components of the optical fiber। केवल और केवल आपको कंपोनेंट्स के बारे में लिखना है, उनके बारे में डिटेल में नहीं लिखना है, कंपोनेंट्स के नाम आपको लिख देने हैं और डायग्राम बना देना है, बस 2 नंबर के लिए इनफ है। ऐसा नहीं कि आप हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने बैठ गए। तो क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, उसके लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है ऑप्टिकल फाइबर का। क्या कह रहा है डायग्राम कि एक तो आपका कोर होता है सबसे अंदर, उसके ऊपर क्लैडिंग होता है, उसके ऊपर फिर प्लास्टिक की वफर लगी होती है, और फिर उसके ऊपर एक और जैकेट लगी होती है। तो ये आपके कंपोनेंट्स हो जाते हैं किसके, ऑप्टिकल फाइबर के। ये लेयर्स और भी बढ़ सकती हैं, ये लेयर्स 3 भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि किस जगह पर आपका ऑप्टिकल फाइबर या किस एप्लीकेशन के लिए आप अपने ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ कर रहे हैं। तो जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहला आपका हो जाएगा कोर, जो सबसे इनर पार्ट होता है जो कि ट्रांसमिट करता है लाइट को। फिर है क्लैडिंग, मैंने थोड़ा सा बता दिया है, शॉर्ट में अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर पर और अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। आपने बता भी सब कुछ दिया और जो टाइम है वो भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया है ना। कोर है जो कि ट्रांसमिट करती है लाइट को, क्लैडिंग हेल्प करती है लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए कोर में, जो कि रिफ्लेक्ट करती है लाइट को बैक इनटू द कोर, क्योंकि लाइट जो एंटर होगी वो कोर में होगी, और जैसे ही सरफेस पर टकराएगी कोर और क्लैडिंग के तो ये वापस कर देगा इसको, है ना। तो ये हेल्प करती है। बफर कोटिंग क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फाइबर को, और जो जैकेट है वो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि आउटर जो एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करती है आपके ऑप्टिकल फाइबर को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम और उसके मेन कंपोनेंट्स के नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। आई होप देखो बच्चों आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कहीं पर आपको फिजिक्स में डिफिकल्टी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इस सीरीज का मैं स्टार्टिंग से यही कहता हुआ आ रहा हूँ कि बेनिफिट ये है कि आपका फिजिक्स रिकॉल होता चल रहा है हैंड टू हैंड, सभी यूनिट्स के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो आई होप आप इस सिचुएशन में हैं कि आपके कॉलेज में या आपने अभी तक 3 से 4 यूनिट अवश्य पढ़ ली होंगी, तो उन सब का निचोड़ यहाँ पर आपको बार बार हर पार्ट में वहाँ से हर यूनिट से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है। तो यानी कि आप हर एक यूनिट के टच में हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, राइट द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन द कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए इससे पहले एक बार क्वेश्चन आया था कि कंपैरिजन कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ पर सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी पूछ ली कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में। चलिए वो भी बताएंगे भाई। सिमिलरिटीज क्या है कि बोथ इन्वॉल्व द मोशन ऑफ द चार्जेस, दोनों इन्वॉल्व करती हैं मोशन ऑफ द चार्जेस, लेकिन कंडीशन चेंज होती है चार्जेस के मोशन की, है ना, वो आपकी हो रही है फिजिकली मोशन, और ये हो रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एनर्जी। आप इस बात को समझिए, है ना। बोथ कंट्रीब्यूट्स टू द टोटल करंट, टोटल करंट में दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी कि टोटल करंट अगर हम मेजर करते हैं किसी भी सर्किट में तो वो इन्वॉल्व करती है कंडक्शन एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब डिससिमिलरिटीज आप क्या बताएंगे, कंडक्शन करंट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस। देखिए यहाँ पर मोशन ऑफ चार्जेस बोला गया है, लेकिन यहाँ पर कंडक्शन करंट में फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट में जो इन्वॉल्व रहते हैं वो चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फील्ड के चेंज होने की वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है। कंडक्शन करंट रिक्वायर ए कंडक्टर, कंडक्शन करंट को फ्लो होने के लिए एक कंडक्टर की नीड होती है, जैसे कि ये वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज ए कंडक्टिंग मटेरियल, इसमें आपका करंट कंडक्शन फ्लो हो पा रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए आपको वैक्यूम में भी वो एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि आप देखते होंगे कैपेसिटर की दो प्लेट्स, क्या कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं होता है, होता है, लेकिन अगर देखें तो कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं अलग अलग, और बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होता है, यानी कि वो तो एक कंडक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो यही कहना चाह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है वो एग्जिस्ट करती है वैक्यूम में भी। तो ये आपका सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज इस फॉर्म में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, डिफाइन द पॉइंटिंग वेक्टर एंड राइट इट्स यूनिट्स। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है इसको डिफाइन कराया है और उसकी यूनिट यहाँ पर पूछी गई है। तो यूनिट सबको पता होनी चाहिए, वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। और पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शनल ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, है ना, ये आपका डिफाइन कराता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, है ना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, द पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शनल एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, डायरेक्शनली एनर्जी जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको डिफाइन करता है, यानी कि एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी क्या है, द एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी एरिया पर या किसी रीजन पर कितना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वो आपका एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसकी यूनिट वॉट पर स्क्वायर मीटर आपकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ नहीं बताना है, 2 मार्क्स के लिए इनफ है। अगर आप इसको नंबर वाइज सेपरेट करना चाहें तो 1 नंबर का ये है और 1 नंबर की आपकी यूनिट है। ठीक है, अगर आप केवल और केवल पॉइंटिंग वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा, यूनिट लिखाते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा, दोनों लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, दोनों नंबर आपके। ठीक है, चलिए आज की इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और डायग्राम को देखकर आपको पता भी चल गया होगा कि विंग्स लॉ यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर विंग्स लॉ अगर आप देखें तो आपको इसी फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा, और आज भी वैसे हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन टी, है ना, यानी कि ये जो वेवलेंथ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टी के, पीक वेवलेंथ जो यहाँ पर ये आ रही है ऐसे ही। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो रही है, टेम्परेचर की, यही विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है। तो स्टेट द विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप यहाँ पर हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, केवल स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट द वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ है, with the constant of proportionality being wings displacement constant, जिसको wings displacement constant बोल दिया जाता है। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इस wings displacement लॉ क्या है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस पूरे वीडियो को देखा, एंजॉय किया होगा।
अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। कोई भी समस्या है, ठीक है, तो वो आप जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक या वैल्यूएबल सजेशंस या वैल्यूएबल थैंक्स, आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो वो सब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ, हम बच्चों को जो प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप बताइए, आपको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश हम करेंगे कि आपको और बेहतर तरीके से समझा सकें। अगर अभी तक आपने भी इंजीनियरिंग फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। केवल आपको 49 रुपीज़ परचेज पे करने हैं और उसमें आपको सारी 5 यूनिट्स के नोट्स हैंड रिटन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बहुत इजी लैंग्वेज में। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8273708952 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वहां पर आपको बता दी जाएंगी। फॉर द पीडीएफ नोट्स आप टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको डे बाय डे वीडियोस के लिंक और वीडियोस के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो आप बेहिचक बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इस सीरीज के अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।